जिंदगी जब हर तरफ से दरवाजे बंद कर देती है तो इंसान उस खिड़की की तरफ देखने लगता है जो सीधे नरक में खुलती है। राधिका की कहानी भी कुछ ऐसी ही एक खिड़की से शुरू हुई थी। ये राधिका है। आज से 5 साल पहले राधिका एक ऐसी औरत थी जिसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था। उसके पति सुमित एक अच्छी नौकरी में था। वह दोनों एक खूबसूरत घर में रहते थे। समाज में इज्जत थी। बस एक चीज की कमी थी जो हर औरत का सपना होती है, एक औलाद। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में ये दोनों ने ऐसा कोई मंदिर, कोई दरगाह, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था जहां उसने माथा ना टेका हो, मन्नत ना मांगी हो। हर रिपोर्ट नॉर्मल आती। डॉक्टर कहते सब ठीक है, बस थोड़ा सब्र रखिए। लेकिन सब्र का बांध अब टूट रहा था। राधिका की गोद सूनी थी और उसका दिल हर महीने एक नई उम्मीद के साथ भरता और फिर टूटकर बिखर जाता। इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। सुमित के बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था। सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। शहर के बाहर एक पुश्तैनी जमीन थी जिसे वो बेचना तो चाहते थे, लेकिन सालों से उसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। वो जमीन जैसे उनके गले की हड्डी बन गई थी। राधिका अब टूट चुकी थी। ताने, निराशा और असफलता के बोझ तले वो हर दिन खुट-खुट कर जी रही थी। वो भगवान से लड़ती और अपनी किस्मत को कोसती। एक दिन उनके घर की नौकरानी कमला ने उसे बहुत परेशान देखा। वो एक उम्र दराज अंधविश्वासी औरत थी। उसने धीमी आवाज में राधिका से कहा, मेम साहब, अगर दवा और दुआ दोनों काम ना करें तो कभी कभी दूसरे रास्ते भी देखने पड़ते हैं। क्या मतलब कमला? राधिका ने चिढ़कर पूछा। यहाँ से बहुत दूर काले जंगल के अंदर मसानिया बाबा रहते हैं। कहते हैं उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो मुर्दे में भी जान डाल सकती हैं। वो हर बिगड़ा काम बना देते हैं। राधिका पढ़ी लिखी औरत थी। वो इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। उसने उसे डांट कर भगा दिया। लेकिन उस रात राधिका सो नहीं पाई। हर बिगड़ा काम बना देते हैं, शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। जब सारे रास्ते बंद हों तो गलत रास्ता ही सही लगने लगता है। अगले दिन राधिका ने सुमित से झूठ कहा कि वो अपनी एक सहेली से मिलने जा रही है और कमला से उस बाबा का पता लिया और एक पुरानी बस पकड़कर उस अनजान सफर पर निकल पड़ी। शहर से कई घंटे दूर एक वीरान जगह पर उतरकर उसे पता चला कि काला जंगल वहां से भी मीलों दूर पैदल था। वो जंगल अपने नाम की तरह ही था, घना, अंधेरा और डरावना। सूरज की रोशनी भी पत्तों से छनकर मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। हवा में एक अजीब सी सीलन और किसी जंगली जानवर की गंध थी। लंबे, थका देने वाले सफर के बाद राधिका उस जगह पहुंची जहां बाबा की कुटिया थी। माहौल इतना भयानक था कि एक पल के लिए राधिका का मन हुआ कि मैं वापस भाग जाऊं। लेकिन उसकी निराशा ने उसके डर पर काबू पा लिया। राधिका ने हिम्मत करके आवाज लगाई। अंदर से एक भारी, खुरबरी आवाज आई, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो अंदर गई। अंदर धुएं और किसी अजीब जड़ी बूटी की तेज गंध से उसका दम घुटने लगा। एक छोटी सी आग जल रही थी जिसकी रोशनी में उसने बाबा को देखा। वो एक भयावह आकृति थे। लंबा, दुबला, पतला शरीर जिस पर सिर्फ एक लंगोट थी। पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी। उनकी जटाएं जमीन को छू रही थी और उनकी आंखें
उनकी आंखें अंधेरे में दो दहकते हुए कोयलों की तरह चमक रही थी। बैठो। उनने अपनी जगह से हिले बिना कहा। राधिका डरते डरते उनके सामने बैठ गई। बोलो, क्या इच्छा लेकर आई हो? उन्होंने पूछा, जैसे वो राधिका के आने का कारण पहले से जानते हो। राधिका की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी सारी समस्याएं उनके सामने रख दी। उसकी सूनी गोद, सुमित का डूबता बिजनेस, उनकी न बिकने वाली जमीन। वो बोलते बोलते रो पड़ी। बाबा चुपचाप सब सुनते रहे। जब राधिका चुप हुई तो वो मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी तरह से सांत्वना देने वाली नहीं थी। इच्छाएं तो बहुत है तुम्हारी, और हर इच्छा की एक कीमत होती है। क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ बाबा। राधिका ने बेबसी से कहा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ भयानक मंत्रों का जाप करने लगे। उनकी आवाज गहरी और गूंजने वाली थी, और वो जिस भाषा में बोल रहे थे वो इंसानी नहीं लग रही थी। गुफा का तापमान गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस गुफा में प्रवेश कर रही हो। तभी राधिका के ठीक पीछे जमीन से एक काली परछाई उभरने लगी। वो सिर्फ एक परछाई थी जिसका कोई शरीर नहीं था। वो लंबी और पतली थी और उसके हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे थे। वो परछाई हवा में तैरती हुई राधिका के सामने आकर रुक गई। उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन राधिका को अपने दिमाग के अंदर एक आवाज सुनाई दी। एक ठंडी, बेजान, फुसफुसाती हुई आवाज। बोलो, क्या चाहती हो तुम? राधिका डर के मारे पत्थर बन गई थी। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। यह नियामत है, यह अंधेरे की संतान है। यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती है, पर बदले में इसे भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए इसे? राधिका ने हिम्मत करके पूछा। एक सौदा। परछाई की आवाज राधिका के दिमाग में गूंजी। मैं तुम्हारी गोद भर दूंगा, तुम्हारी जमीन बिकवा दूंगा, तुम्हारे पति को दौलत और शोहरत दूंगा, तुम्हारे रास्ते के हर कांटे को हटा दूंगा। बदले में मुझे हर महीने एक जान चाहिए। जान? कैसी जान? सुन के राधिका का खून जम गया। कोई भी जान, एक इंसान की जान। हर चंद्रमास की आखिरी रात को मुझे एक बलि चाहिए होगी। तुम जिसे चुनोगी मैं उसे ले जाऊंगा। यह कर्ज तब तक चलेगा जब तक तुम जिंदा हो, या जब तक तुम खुद इस सौदे को खत्म नहीं कर देती। सोच लो औरत, एक बार सौदा हो गया तो तुम पीछे नहीं हट सकती। यह पागलपन था, यह सरासर शैतानी थी। राधिका को वहां से उठकर भाग जाना चाहिए था, लेकिन फिर उसे उसकी सूनी गोद, सुमित का उदास चेहरा, लेनदारों के फोन, सब कुछ याद आ गया। उसकी निराशा ने उसकी इंसानियत को मार दिया। राधिका ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे मंजूर है। जिस पल राधिका ने यह कहा, वो काली परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसकी अंदर समा गई। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे बर्फीले पानी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया हो। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। बाबा मुस्कुरा रहे थे और बोले, जाओ, तुम्हारा काम हो गया, लेकिन अपना वचन याद रखना। नियामत अपना कर्ज वसूलना नहीं भूलती। राधिका लड़खड़ाते कदमों से उस गुफा से बाहर निकली। उसे नहीं पता था कि उसने जो किया है वो सही है या गलत। उसे बस इतना पता था कि उसने अपनी खुशियों के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था। घर लौटने के बाद एक दिन तक कुछ नहीं हुआ।
राधिका सोचने लगी थी कि शायद यह सब उसका वहम था, लेकिन दूसरे ही दिन सुमित भागता हुआ घर आया। उसके चेहरे पर अविश्वास और खुशी के मिले-जुले भाव थे। राधिका, राधिका, तुम्हें यकीन नहीं होगा, हमारी जमीन वो बिक गई। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी उस इलाके में फैक्ट्री लगा रही है। उन्होंने मुंह मांगी कीमत से भी 2 गुनी कीमत दी है। हम अमीर हो गए राधिका, हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। राधिका खुशी के मारे रो पड़ी। यह एक चमत्कार था। बाबा ने अपना काम कर दिया था। उस पल राधिका को अपने सौदे पर कोई पछतावा नहीं था। एक हफ्ते बाद राधिका को थोड़ी कमजोरी महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद इतनी खुशी और तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुमित जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले गया और वहां डॉक्टर ने वो खबर दी जिसे सुनने के लिए उसके कान 8 सालों से तरस रहे थे। बधाई हो मिसेस राधिका, आप प्रेग्नेंट हैं। वो वहीं डॉक्टर के सामने जमीन पर बैठकर रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे। उसकी जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था। सुमित की आंखों में भी आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उनकी सारी मुरादें एक साथ पूरी कर दी हों। उन खुशियों में राधिका उस सौदे को, उस परछाई को, उस वचन को लगभग भूल ही गई थी। फिर वो रात आई। महीने का 29वां दिन था। राधिका अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। महीना पूरा होने वाला है राधिका। ये वही ठंडी बेजान आवाज थी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। कमरा खाली था। उसने सोचा ये उसका वहम होगा। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी। मुझे मेरा कर्ज चाहिए, मुझे एक जान चाहिए। आवाज इस बार और साफ थी। वो उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसे वो भयानक सौदा याद आ गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने तो किसी को नहीं चुना। तुम्हें चुनने की जरूरत नहीं है। कर्ज तो वसूल होकर रहेगा। बस एक रात बाकी है। वो उस रात सो नहीं पाई। अगली सुबह उसके दिल में एक अनजाना सा डर बैठा हुआ था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसके दिमाग का फितूर है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। शाम को उसके पास एक फोन आया। वो सुमित का दोस्त अमन था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि महेश का एक्सीडेंट हो गया और वो अब नहीं रहा। उस रात जब राधिका अपने आंसुओं में डूबी हुई थी, उसे वो आवाज फिर सुनाई दी। इस महीने का हिसाब पूरा हुआ। और उस आवाज में एक संतुष्टि थी। अब वो समझ गई यह कोई इत्तेफाक नहीं था। महेश की मौत वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक बलि थी। उस परछाई ने अपना कर्ज वसूल लिया था और क्योंकि उसने किसी को नहीं चुना था तो अपने आप उसे चुन लिया जो उसके सबसे करीब था। राधिका का खून जम गया। अपनी खुशियों के लिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की जान ले ली थी। अब वो एक कातिल थी। महेश की मौत के सदमे से राधिका कई हफ्तों तक बाहर नहीं निकली। वो हर पल अपराध बोध की आग में जल रही थी। सुमित और बाकी सब सोचते थे कि वो अपने दोस्त को खोने के गम में ऐसी हो गई है, लेकिन सिर्फ वो अकेली जानती थी कि वो गम में नहीं, खौफ में थी। उसे डर था कि अगला महीना आएगा और वो परछाई फिर से अपना कर्ज मांगेगी, और अगर उसने किसी को नहीं चुना तो वो फिर से उसके किसी अपने को ले जाएगी। शायद सुमित को या उसके होने वाले बच्चे को ये ख्याल ही राधिका की रूह कंपा देता था। उसके पास एक ही रास्ता था, उसे किसी को चुनना था। उसे एक बेगुनाह की मौत का फैसला करना था। दिन बीतते गए
और महीने की आखिरी तारीख करीब आती गई। उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। उसके पड़ोस में एक औरत रहती थी, मिसेस शर्मा। वो एक बहुत ही झगड़ालू और बदमिजाज औरत थी। वो हर छोटी छोटी बात पर राधिका से लड़ती थी, कभी पार्किंग को लेकर, कभी बच्चों के शोर को लेकर। राधिका उससे तंग आ चुकी थी। महीने की 28 तारीख को उसने फिर से राधिका से झगड़ा किया। इस बार बात बहुत बढ़ गई। उसने राधिका के होने वाले बच्चे के लिए भी अपशब्द कहे। राधिका का खून खौल उठा। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ नफरत थी। उसने मन ही मन सोचा, ये औरत, ये इसी लायक है, ये मर जाए तो ही अच्छा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सिर्फ एक पल का विचार था जो गुस्से में राधिका के दिमाग में आया था। उस रात राधिका को वो आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हारी इच्छा सर आंखों पर। अगली सुबह पूरी कॉलोनी में हंगामा मचा हुआ था। मिसेस शर्मा की रात को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। डॉक्टर कह रहे थे कि वो बिल्कुल स्वस्थ थी, उन्हें दिल की कोई बीमारी नहीं थी। ये बहुत ही रहस्यमयी था। सब लोग अफसोस जता रहे थे, लेकिन राधिका अपने घर में बैठी कांप रही थी। राधिका ने उसे नहीं मारा था, उसने तो सिर्फ सोचा था, लेकिन उसके एक विचार ने एक औरत की जान ले ली थी। उस परछाई ने राधिका की नफरत को एक हथियार बना दिया था। उस रात आवाज फिर आई, इस महीने का हिसाब पूरा हुआ। तुम्हारी पसंद अच्छी थी राधिका। राधिका चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी। वो यह सब बंद करना चाहती थी। यह सौदा यह उसकी जिंदगी को एक भयानक सपने में बदल रहा था। उसने जो खुशियां मांगी थी वो उसे मिल तो रही थी, लेकिन उनकी कीमत लाशों के ढेर पर चुकानी पड़ रही थी। वो अपने बच्चे को इस खूनी दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। वो आईने में खुद को देखती थी और उसे अपना चेहरा नहीं, एक शैतान का चेहरा दिखाई देता था। उसे इस सौदे को खत्म करना था, उस बाबा के पास वापस जाना था, उसे अपनी आत्मा को वापस पाना था। लेकिन राधिका जानती थी कि यह इतना आसान नहीं होगा। अंधेरे की दुनिया में सौदे आसानी से नहीं टूटते, और नियामत अपना कर्ज इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला था। राधिका को डर था कि इस सौदे को तोड़ने की कीमत शायद उसकी अपनी जान होगी, या शायद उससे भी कुछ बदतर, जो हम अगले पार्ट में जानेंगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।